एक पिटीशन कोर्ट में आती है। क्लेम सिंपल था। क्रैकडाउन के वक्त चार्ज करते हुए पुलिस ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। कोर्ट इस क्लेम को सीरियस लेती है और गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करती है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर आप जूम आउट करें, ढाका से इस्लामाबाद तक पिछले 2 साल में होने वाले प्रोटेस्ट क्रैकडाउन्स में ये छोटी सी बात एक सीक्वेंस का लास्ट स्टेप निकलता है। अलग मुल्क, अलग हुकूमत, अलग आइडियोलॉजी, बट सेम टैक्टिक्स, वो भी सेम सीक्वेंस में। इस वीडियो में हम ये सीक्वेंस एक्सपोज करेंगे। हम सिर्फ एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, बल्कि 60 एविडेंस भी देंगे। किसी भी मुल्क की साइड नहीं ली जाएगी, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की। कंट्रोल्ड डिमोलिशन इंजीनियर्स एक बिल्डिंग को गिराते हुए एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल रैंडमली नहीं करते। वो पहले बिल्डिंग के लोड बेरिंग कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इन कॉलम्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में गिराते हैं ताकि बिल्डिंग बाहर को ना गिरे बल्कि अपने ही अंदर कोलैप्स हो। कई क्रैकडाउन्स में हमें एक ऐसा सीक्वेंस नज़र आता है जो कंट्रोल्ड डिमोलिशन की याद दिलाता है। बाहर से कोई हमला नहीं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स एक ऑर्डर में रिमूव होते हैं। हर स्टेप अपने आप में डिनाएबल है। सिर्फ जब आप पूरा सीक्वेंस देखते हैं तब पैटर्न नज़र आता है। इस वीडियो में हम इसी एनालॉजी को टाइम फ्लो करेंगे। एक बात शुरू में ही क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो किसी भी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा रहा। हम सिर्फ वही दिखा रहे हैं जिसका हमारे पास एविडेंस मौजूद है। इन 5 स्टेप्स में ये सबसे कंडीशनल है, इसलिए पहले ही कह देते हैं। बाकी 4 स्टेप्स हर केस में क्लियरली नज़र आते हैं, लेकिन ये स्टेप सिर्फ कुछ केसेस में ही क्लियरली दिखाई देता है, बाकियों में बिल्कुल एब्सेंट होता है। जिन स्टेप्स में ये दिखाई देता है वहाँ से क्रोनोलॉजी में सबसे पहले नज़र आता है, इसीलिए स्टेप 1 का नाम दिया है, ना कि इसकी यूनिवर्सैलिटी की वजह से। ट्रीट इट एज द लीस्ट रिलायबल प्रेडिक्टर, नॉट एज एन एविडेंस ऑन इट्स ओन। इस स्टेप में जो सिक्योरिटी ऑफिशियल क्राउड के साथ न्यूट्रल या कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रखता है उसे क्रैकडाउन से ठीक पहले रिप्लेस कर दिया जाता है। जुलाई 2026 को नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी पे सोनम वांगचुक 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर थे। मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि मिड जुलाई में दिल्ली पुलिस लीडरशिप में एक चेंज होती है। उसके फौरन बाद नई कमांड ने बैरिकेड्स हटाए और ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक वांगचुक को उनकी मर्जी के खिलाफ हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ये टाइमिंग कोइंसिडेंस भी हो सकती है, लेकिन जब लीडरशिप बदले और दिनों में टैक्टिक्स भी बदल जाएं, तो ये मानना मुश्किल लगता है। इसके बरअक्स नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में पीटीआई ने जब डी चौक में जलसा किया, तो इंस्पेक्टर जनरल अली नासिर रिजवी क्रैकडाउन से पहले और बाद में सेम ही रहे। इस केस में कोई भी डॉक्यूमेंटेड लीडरशिप स्वैप नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेबुक यहाँ फेल हो जाती है, बल्कि ये है कि हर स्टेप हर केस में इक्वली प्रेजेंट नहीं होता। अगला स्टेप, कम्युनिकेशन कट। इंटरनेट, मोबाइल डाटा, मेट्रो, जो भी चीज़ लोगों को कोऑर्डिनेट करने देती है वो पहले जाती है। 20 जुलाई 2026 को एनपीआर ने दिल्ली में खुद विटनेस किया कि इंटरनेट और मोबाइल डाटा कट कर दिए गए, मोबाइल स्टेशंस बंद कर दिए गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए। फिर उसके बाद पुलिस क्राउड पे चार्ज करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच और फ्रीडम हाउस दोनों कंफर्म करते हैं कि जुलाई 2024 में ढाका में होने वाले कोटा रिफॉर्म प्रोटेस्ट्स के दौरान इंटरनेट और मोबाइल डाटा को नेशन वाइड बंद कर दिया गया। अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है कि उसी दिन जिस दिन पूरा मुल्क ऑफलाइन था, एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर प्लेन क्लोथ्स पुलिस के हाथों उठाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल कंफर्म करती है कि नवंबर 2024 में पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज 4 दिन तक सस्पेंड रहीं। जो रीज़न दिया गया वो था सिक्योरिटी कंसर्न्स। 3 मुल्क, 3 अलग हुकूमतें, एक आइडेंटिकल टैक्टिक, वो भी सिमिलर टाइमलाइन पे। हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि इन्होंने एक दूसरे से सीखा। हम तो ये कह रहे हैं कि जब भी अथॉरिटीज़ को फास्ट और डिनाएबल कंट्रोल चाहिए होता है, वो कम्युनिकेशन कट कर देती हैं। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने कैपिटल की तरफ जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक करने के लिए लिटरली फ्राइट ट्रक्स और शिपिंग कंटेनर्स यूज़ किए। अब ये पाकिस्तान में इतना स्टैंडर्ड टैक्टिक बन चुका है कि लोग इसे कंटेनर लॉकडाउन का नाम देते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर को पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोकने के लिए
रोड्स पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और फिजिकल बैरिकेड्स लगा दिए गए। ढाका में आर्मी को स्ट्रीट्स पे डिप्लॉय किया गया। साथ ही शूट ऑन साइट कर्फ्यू का ऑर्डर लगा दिया गया, जो पूरे मुल्क को एक कंटेनमेंट जोन बना देता है। बैरिकेडिंग के ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स सिंपल हैं। क्राउड की डेंसिटी कंट्रोल होती है, एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन हो जाते हैं और मीडिया और आउटसाइड ऑब्जर्वर्स की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। जब फिजिकल आइसोलेशन हो चुकी होती है तब फोर्स का इस्तेमाल एक्सप्लेन करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि इसके विटनेस कम ही होते हैं। स्टेप 4 सबसे डिनाइबल है, क्योंकि ये क्रैकडाउन का ऑपोजिट दिखता है। हम यहाँ इंटेंट पे जजमेंट नहीं दे रहे कि नेगोशिएशन जेन्युइन थी या नहीं थी। जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सिर्फ टाइमलाइन है। 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने खुद मीडिया को बताया कि उन्होंने पीटीआई को संगजनी में रैली के लिए एग्रीमेंट ऑफर किया, जिसे पार्टी ने 2 बार एक्सेप्ट किया लेकिन फॉलो नहीं किया। डॉन के रिपोर्टिंग के मुताबिक ये बैक चैनल नेगोशिएशंस उसी दिन चल रहे थे जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ। नेगोशिएशन और क्रैकडाउन पैरेलल टाइमलाइंस पर एक साथ हो रहे थे। दिल्ली में जब वांगचू का फास्ट क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचता है तो 2 बीजेपी मिनिस्टर्स नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मुलाकात करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फास्ट ख़त्म कर दें। ये मुलाकात 20 जुलाई के पुलिस प्रोटेस्ट्स के बाद होती है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिटेन्ड हो चुके थे। लीगल एक्शन का खतरा उनके सर पर लटक रहा था। एमनेस्टी ने डॉक्यूमेंट किया है कि ढाका में गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन ऑफर किया था, जिसे प्रोटेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डेथ टोल ऑलरेडी क्लाइम कर रहा था। नेगोशिएशन का ऑफर खुद लेजिटिमेसी देने के लिए था, टाइमलाइन चेंज करने के लिए नहीं। तीनों केसेस में ऑब्जर्वेबल पैटर्न सेम है। नेगोशिएशन का टाइमलाइन इन्फोर्समेंट के टाइमलाइन से ओवरलैप करता है। इसका मतलब ये नहीं कि नेगोशिएशंस इनसिंसियर थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंटेंट चाहे जो भी हो, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। आखिरी कॉलम, रेड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। जब आइडेंटिटी हटा दी जाए तो बाद की किसी भी इंक्वायरी में इंडिविजुअल ऑफिसर को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये खुद एक फैक्ट है, चाहे इसके पीछे इंटेंट कुछ भी हो। दिल्ली हाई कोर्ट में 22 जुलाई को सीसीटीवी और आई विटनेसेस के बेसिस पर ऑफिशियली रिकॉर्ड होता है कि क्रैकडाउन के दौरान कुछ दिल्ली पुलिस पर्सनल सिविलियन क्लोथ्स में ऑपरेट कर रहे थे। कोर्ट ने इसी वजह से PILs एडमिट की। इस्लामाबाद में एक ह्यूमन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में PTI एफिलिएटेड विटनेसेस ने दावा किया कि लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल सराउंडिंग बिल्डिंग्स में स्नाइपर्स के रूप में पोजीशन थे, लेकिन ये क्लेम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने तो फायरिंग होने से भी इनकार कर दिया। कैजुअलिटी नंबर्स भी वाइडली डिस्प्यूटेड हैं। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स 5 से 18 के बीच, जबकि पार्टी क्लेम्स 20 से भी ज़्यादा हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स को आइसोलेटेड इवेंट्स के तौर पर देखें तो हर एक डिफेंसिबल लगता है। लीडरशिप चेंजेस नॉर्मल होते हैं, इंटरनेट आउटरेजेस टेक्निकल बताए जाते हैं, बैरिकेड्स पब्लिक सेफ्टी के लिए होते हैं, नेगोशिएशंस गुडविल दिखाती हैं और प्लेन क्लॉथ ऑफिसर्स अंडरकवर ड्यूटी पर हो सकते हैं। लेकिन जब ये 5 चीज़ें एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में एक छोटी विंडो में एक साथ आती हैं तब हर इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन का वेट कम हो जाता है। ये कोइंसिडेंस की तरह कम और एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस की तरह ज़्यादा लगता है। बिल्डिंग अंदर कोलैप्स होती है, डस्ट दिखती है, एक्सप्लोजन नहीं। एक ज़रूरी बात, हर प्रोटेस्ट में आपको 5 के 5 स्टेप्स नहीं मिलेंगे। कभी 2 दिखेंगे, कभी 3। कम बॉक्सेस टिक होना इस बात की निशानी नहीं कि क्रैकडाउन जस्टिफाइड था। ज़्यादा बॉक्सेस टिक होना भी इंडिविजुअल्स के इंटेंट को नहीं दिखाता। ये स्टेप्स आपको सिर्फ पैटर्न दिखाते हैं। जहां आप पहले सिर्फ एक हेडलाइंस पर इत्तेफाक कर लेते थे, वहीं अब आप खुद पैटर्न ऑब्जर्व करके सच्चाई का बेहतर पता लगा सकते हैं। हम यहाँ आपको आउटरेज नहीं दे रहे। आउटरेज को लोग भुला देते हैं। इसकी बजाय आपको चेकलिस्ट दे रहे हैं। अगला प्रोटेस्ट जब भी आप न्यूज़ में देखें, चाहे वो कहीं भी हो, ये 5 चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। नंबर 1, क्या क्रैकडाउन से अचानक पहले कोई न्यूट्रल सिक्योरिटी ऑफिसर रिप्लेस या ट्रांसफ़र हुआ? नंबर 2, क्या ट्रांजिट इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज क्रैकडाउन से पहले बंद हुई? नंबर 3, क्या फिजिकल बैरिकेडिंग क्राउड को आइसोलेट कर रही है? नंबर 4, क्या एक ऐसी नेगोशिएशन चल रही है जिसकी टाइमलाइन क्रैकडाउन के साथ ओवरलैप करती है? नंबर 5, क्या फोर्स इस्तेमाल करने वाले इंडिविजुअल की आइडेंटिटी विजिबल है या नहीं? जितने ज़्यादा बॉक्सेस टिक होते हैं उतना ज़्यादा रीज़न बनता है इस रिस्पॉन्स को इंडिविजुअल आइसोलेटेड डिसीजंस की जगह स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल सीक्वेंस की तरह एग्जामाइन करने का। लेकिन ये फाइनल जजमेंट नहीं है। फाइनल जजमेंट आपका होगा। हम आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहे हैं।